हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितिश। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा राइम स्कीम क्या होती है और कैसे इसका पता लगाया जाए। व्हाट इज राइम स्कीम एंड हाउ टू फाइंड द राइम स्कीम ऑफ अ पोम। देखिए, राइम स्कीम को समझना बड़ा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप राइम को समझते हैं तो ये और आसान हो जाता है। और राइम को समझने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोशिश कीजिए पहले उसको देख लें। अगर आप पहले उसको नहीं देख रहे हैं तो भी मैं एक चीज़ आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बाद में आप देख सकते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल यहाँ आप ध्यान दें, मैंने एक कविता उठाई हुई है डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, आपको समझाने के लिए कि राइम स्कीम का हम पता कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं इस कविता को। क्या करेंगे हम कविता के पहले स्टैंजा की पहली लाइन चुनेंगे और उसके आखिरी शब्द पे ध्यान देंगे। मैंने सबको हाईलाइट किया हुआ है। असल में ज़रूरत सिर्फ आखिरी शब्दों की ही होती है, इसलिए आखिरी शब्दों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आप ये काम राइम स्कीम निकालने के लिए पेंसिल से कर सकते हैं अपनी बुक में। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है क्रो, ठीक है, जो पहली लाइन का लास्ट वर्ड है। उसकी अगली लाइन का लास्ट वर्ड है मी। क्रो और मी एक दूसरे से राइम नहीं कर रहे हैं। क्यों राइम नहीं कर रहे आप समझिए। राइमिंग वर्ड्स की ध्वनि एक दूसरे जैसे होती है, जैसे इस, जिस, किस, मिस, पिस। इस तरीके से जो वर्ड आएंगे, या दुनिया, दुनिया, लुटिया, मिटिया, ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये थोड़े राइम कर रहे हैं, ठीक है। खुरचन, बचपन, पचपन, ये भी राइम कर रहे हैं। आग, साग, झाग, प्रयाग, ये भी राइम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझे कि राइम का मतलब क्या होता है। उनकी ध्वनि का एक जैसा होना, ये होता है राइम। पानी, रानी, ज्ञानी, दानी, ये भी राइम कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ क्रो और मी एक दूसरे से राइम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक का साउंड है क्रो तो उससे कहा मी। तो क्या करते हैं हम, कैसे राइम स्कीम निकालने की शुरुआत करते हैं। पहली लाइन का लास्ट वर्ड जो होता है उसको लिखेंगे ए। क्रो हो गया ए। उसके बाद दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड को हम देखेंगे मी। अगर ये मी क्रो से मिलता होता तो इसको भी ए लिखते हैं, लेकिन फिलहाल ये मिल नहीं रहा है तो हम ए से आगे बढ़ेंगे और उसको लिखेंगे बी। अब तीसरी लाइन के आखिरी वर्ड को हम पकड़ेंगे, जो यहाँ पे है स्नो। स्नो हम पीछे पलट के देखेंगे कि क्या किसी से मिल रहा है, क्या किसी से इसकी राइम हो रही है। मी से तो नहीं हो रही, लेकिन क्रो से हो रही है। तो हम क्या करेंगे, स्नो को भी वही लिखेंगे, उसी से डिनोट करेंगे जिससे हमने क्रो को किया था। और क्रो को किससे किया था, ए से। तो इसको हम कर देंगे फिर स्नो को भी ए से। अब इसकी अगली लाइन में बढ़ेंगे और लास्ट वर्ड को पकड़ेंगे जो कि है ट्री। और पीछे आए हुए शब्दों से फिर से एक बार देखेंगे कि क्या किन्हीं से ये राइम कर रहा है। क्रो से बिल्कुल नहीं करा तो ए तो होगा नहीं, मी से कर रहा है तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ इस स्टैंजा की हमारे पास राइम स्कीम आ गई, ए बी, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे इस स्टैंजा की राइम स्कीम तो ए बी आप कह सकते हैं। लेकिन पूरे पोएम की निकालनी हो तो क्या होगा, क्योंकि ये छोटा पोएम है। छोटे पोएम्स की अक्सर आ जाती है। देखिए एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है, अगर कोई छोटा पोएम है तो उसकी पूरी राइम स्कीम आप पूरा निकाल के देंगे, जैसे 8 लाइन्स का ये है। तो अगर कई बार क्या होता है कि पहले पूछ लिया जाता था बड़ी कविताओं का भी कि इस कविता की राइम स्कीम क्या है। ऐसा किन कविताओं के साथ होता था जिनमें पहले स्टैंजा की राइम स्कीम ही रिपीट होती रहती थी उनमें। हालांकि यहाँ भी पहले स्टैंजा की राइम स्कीम ही रिपीट हो रही है, लेकिन अगर पूरे पोएम की राइम स्कीम कोई निकालने को कहे इस तरीके से तो आप कैसे निकालेंगे। आगे बढ़ेंगे हम दूसरे स्टैंजा पे। हार्ट है जो कि क्रो से या मी से राइम नहीं करा तो इसको हम लोग लिख देंगे सी, क्योंकि ए और बी को हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आएगा मूड, जो कि पीछे किसी से राइम नहीं करा तो उसको हम कर देंगे टी। फिर आएगा पार्ट जिसको लिखेंगे सी, और फिर आएगा रूट जिसको लिखेंगे टी।
और इस तरीके से ए बी सी डी ये पूरे पोएम की राइम स्कीम होगी। अब एक सेकेंड आप रुकिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं। वो क्या है, कई बार जब लोग एग्जाम्स में पूरे पोएम की राइम स्कीम पूछते हैं तो इसका मतलब वो ये बस पहले स्टैंजा की ही राइम स्कीम जानना चाहते हैं जो आगे रिपीट हो रही है। हालांकि छोटे पोएम्स के साथ ऐसा करना गलत है। तो एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उन पे भी आप ध्यान दें, क्योंकि कई बार अगर मान लीजिए आपके टीचर इसी पोएम का आपसे राइम स्कीम पूछ रहे हैं तो आप ये नहीं लिखेंगे ए बी सी डी, आप सीधे ए बी लिखते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रही है। तो राइम स्कीम को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे आपसे कैसे उम्मीद की जा रही है, कैसे आंसर्स की। इसलिए आजकल बहुत से बोर्ड्स में राइम स्कीम नहीं पूछी जाती है। बोर्ड एग्जामिनेशंस में, स्कूल की एग्जामिनेशंस में राइम स्कीम, मैं आपको राइम स्कीम निकालना बता सकता हूँ। एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है इसके लिए आपको स्कूल के टीचर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल की आंसर शीट उन्हीं ने चेक करनी है। बट आप ये समझिए कि राइम स्कीम होता क्या है, क्योंकि एक बार आप ये समझ लेंगे सब कुछ आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक हमारे पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोएम है जहाँ हमने एक स्टैंजा लिया है। अगर कोई आपसे इस स्टैंजा की राइम स्कीम पूछे, ये है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, तो आप कैसे निकालेंगे? नो को फिर से करेंगे ए, दो को करेंगे जो कि नो से मैच कर रहा है, राइम कर रहा है, तो उसको भी करेंगे ए। हियर जो कि दोनों से नहीं कर रहा है तो ए से आगे बढ़ के इसको डिनोट करेंगे बी से। स्नो जो कि नो और दो से कर रहा है उसको कर देंगे उसी से जिससे उन्हें किया था, यानी कि ए। यानी कि जो वर्ड्स एक दूसरे से राइम कर रहे हैं उनको एक ही लेटर से डिनोट करना है। तो नो दो स्नो के लिए हमने ए यूज़ किया क्योंकि पहले वाले को ए से शुरू करना है। हियर बी से शुरू हो जाएगा, बी से डिनोट कर दिया जाएगा। तो ये राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए। इसी पोएम का अगला स्टेंजा भी सेम राइम स्कीम वाला है। क्वेयर नियर लेक ईयर, क्वेयर नियर ए, लेक बी, फिर ईयर ए। तो अगर स्टेंजा वाइज राइम स्कीम आपसे पूछी जाए तो आपके लिए बहुत आसान होगा निकालना। और एग्जामिनेशंस में आजकल ऐसे ही पूछा जाता है कि स्टेंजा दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है आप इसकी राइम स्कीम निकालें। आप पूरे पोएम की राइम स्कीम आपसे नहीं पूछी जाती है आमतौर पे। कई बार पूछी जाती है तब जब उसमें 7 या 8 स्टेंजा हों, सब 4 या 5 लाइंस के हों बिल्कुल, और सभी में एक ही राइम स्कीम सभी स्टेंजा में रिपीट हुई हो, तभी आपसे पूछा जाता है उस पूरी कविता का की राइम स्कीम। जैसे यही कविता स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, क्या ये लास्ट तक एक ही राइम स्कीम को मेंटेन करती है? नहीं करती है, क्योंकि आखिरी स्टेंजा में सब कुछ बदल जाता है। यहाँ आप ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। नो द हियर स्नो, ये लास्ट लाइन्स है, लास्ट लाइन उनकी हर लाइन के लास्ट वर्ड्स है। पहली से हमने शुरू किया है आखिर तक। तो आप देखिए नो को ए से अगर हम डिनोट करेंगे तो दो फिर हो जाएगा ए से, लेकिन हियर इनमें से किसी से नहीं कर रहा है तो ये बी से। स्नो नो और दो से राइम कर रहा है तो ये भी इसको भी डिनोट कर देंगे ए से। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेयर नियर लेक और ईयर आएंगे अगले स्टेंजा में। क्वेयर नियर एक दूसरे से राइम कर रहा है और पीछे आए हुए हियर से राइम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, आप यहाँ फिर से ए नहीं डाल सकते। फिर लेक है जो पहले किसी से नहीं आया है, किसी से मैच नहीं कर रहा किसी आए हुए वर्ड के साउंड से, तो ये हो जाएगा ए बी से आगे जाके सी। ईयर फिर से हो जाएगा बी क्योंकि वो हियर क्वेयर और नियर से राइम कर रहा है। फिर जब आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे शेक और मिस्टेक दो कंसेक्यूटिव लाइंस में आए हैं लास्ट में, जो कि लेक से राइम कर रहे हैं। लेक को किससे डिनोट किया था हमने? सी से, तो ये भी हो जाएंगे सी। स्वीप, जिसको हम अब देखेंगे पीछे कि क्या कोई ऐसा वर्ड है जो स्वीप से राइम कर रहा है, तो ऐसा कोई वर्ड कहीं नहीं है। अब नहीं है तो हम इसको कर देंगे सी से आगे बढ़ के। ए बी और सी का अब तक हमने इस्तेमाल किया था तो उसके आगे बढ़ के इसको करेंगे डी। ठीक है, इसके बाद आएगा फ्लेक जो कि लेक शेक मिस्टेक से राइम कर रहा है और इनको हमने किया था सी से मार्क, तो इसको भी करेंगे सी से। फिर आएंगे लास्ट में डीप, कीप, स्लीप और स्लीप, जो सारे स्वीप से राइम कर रहे हैं, इसलिए इन सबको मार्क करेंगे हम डी।
अब अगर आप ध्यान देंगे इस चार्ट पे तो आपके पास शुरू में 3 ए हैं, उसके बाद 4 बी, 4 सी और 5 डी। तो ये राइम स्कीम होगी पूरी कविता की। इसलिए इस कविता में आप देख रहे हैं कि लास्ट स्टैंजा है उसमें चारों वर्ड सिमिलर हैं, जो कि पहले 3 स्टैंजा में नहीं हुआ था। डीप, कीप, स्लीप, स्लीप लास्ट स्टैंजा में आ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले किसी स्टैंजा में सारे वर्ड्स सारी लाइंस के लास्ट वर्ड्स एक जैसे नहीं थे, लेकिन इस स्टैंजा में ये बदलाव आ गया। इसीलिए ऐसे स्टैंजाज में कोई आपसे ऐसी पोएम्स में कोई आपसे पूरी कविता की राइम स्कीम नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये कविता लंबी है और दूसरे यहाँ राइम स्कीम बदल जा रही है, ठीक है। या तो राइम स्कीम आपसे पूछी जाएगी ऐसी कविता की जो बिल्कुल छोटी हो, या ऐसी कविता की जो अगर बड़ी है तो पहले स्टैंजा का राइम स्कीम ही लास्ट तक मेंटेन हुआ है, ठीक है। जैसे एक और पोएम आप देख लें, ये है इन्हीं की, क्या नाम है इनका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही लिखी हुई, ये है डस्ट ऑफ स्नो। नाम भी याद रखें आप, कविता को भी याद रखें। इस स्टैंजा में क्रो को हम डिनोट करेंगे ए से, ठीक है। नया स्टैंजा, नया तरीका, फिर से नए से शुरुआत करेंगे। क्रो ए हो जाएगा, मी जो कि क्रो से राइम नहीं करा तो बी हो जाएगा, स्नो जो कि क्रो से करा है तो हमने क्रो को जिससे डिनोट किया था उससे स्नो को करेंगे, यानी कि फिर से आ गया ए। हेमलॉक ट्री जो कि मी से राइम करा है तो ये हो जाएगा बी, और जैसे कि स्टैंजा की राइम होगी ए बी राइम स्कीम होगी। अगर आपसे पूछा जाता है इस स्टैंजा की राइम स्कीम तो आप लिखेंगे ए बी। अगला स्टैंजा भी वही है ए बी, हार्ट, मूड, पार्ट, रूड, ठीक। तो दोनों स्टैंजा का अलग अलग राइम स्कीम अगर दे दे कहीं भी आपको कि इस स्टैंजा का बताइए या इस स्टैंजा का बताइए, तो आप देख रहे हैं कि ए बी आ जाएगा। लेकिन पूरे पोएम की पूछे तो क्रो, मी, स्नो, ट्री, यहाँ तक तो हम ए बी चलेंगे, फिर इसके आगे देखेंगे क्या वो पीछे राइम कर रहे हैं किसी से, तो हार्ट नहीं करा किसी से, तो ए बी के बाद सी हम डालेंगे इसको, मूड भी किसी से राइम नहीं कर रहा तो ए बी सी के बाद डी लिखेंगे इसको, पार्ट जो कि हार्ट से कर रहा है जिसको हमने सी से डिनोट किया था तो फिर यहाँ सी आ जाएगा, रूड जो कि मूड से हो रहा है राइम तो फिर से एक बार डी आ जाएगा। और इस तरह से पूरे पोएम की राइम स्कीम हमारे सामने होगी ए बी सी डी अगर कोई पूछता है तो, हालांकि पूछा नहीं जाता है इस तरह से। तो ये चीज़ें आप याद रखें, लेकिन साथ में आप ये चीज़ भी याद रखें कि हर कविता की राइम स्कीम नहीं होती। अब एक और इससे पहले हम राइम स्कीम ना होने वाली कोई कविता को देखें, एक और आप अनोखा एग्जाम्पल देखें। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को एक पोएम है, लिखी हुई है जॉन डॉन की। अब क्या हो गया ऐसे, आप देखें सबसे पहले इसका पहला स्टैंजा कितना लंबा है, इसकी राइम स्कीम याद रखना मुश्किल हो सकता है। ये तो सिर्फ स्टैंजा है तो पूरे पोएम की राइम स्कीम कौन आपसे पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन देना चाहे तो होगा क्या, वो आपसे इस स्टैंजा की 4 लाइन्स उठा के या पूरा स्टैंजा ये उठा के वहाँ रख देंगे और तब आपसे राइम स्कीम पूछेंगे ताकि आप देख सकें और वहाँ निकाल के दे सकें। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, चलिए एक बार इसको करके देखते हैं हम। पहली लाइन का लास्ट वर्ड है गो, इसको हम लोग प्रेम से अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लेंगे, ए से डिनोट कर देंगे। दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड है दी, इसको दी पढ़ते हैं तो गो से ये राइम नहीं कर रहा है, गो को हमने ए से डिनोट किया था, इससे आगे बढ़ेंगे तो हम करेंगे इसको बी से। फिर तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड है शो, जो कि पीछे आए हुए पहली लाइन में आए हुए गो से राइम कर रहा है, जिसको हमने किया था डिनोट ए से, तो यहाँ भी हम फिर से ए डालेंगे। अगली लाइन का लास्ट वर्ड है मी, जो कि दी से राइम कर रहा है, तो दी को जिससे हमने डिनोट किया था उससे हम मी को कर देंगे, और दी को किससे डिनोट किया था, बी से। बट इसके आगे बढ़ते हुए हमारे पास आएगा आई, आई पीछे आया हुआ किसी शब्द से राइम नहीं कर रहा। अब तक हमने ए और बी का इस्तेमाल कर लिया है तो आई को हम लिखेंगे सी। फिर आया है लास्ट में बेस्ट, वो भी पीछे आया हुआ किसी से राइम नहीं कर रहा किसी वर्ड से। अब तक हमने ए बी सी का इस्तेमाल कर लिया तो हम यहाँ करेंगे डी का इस्तेमाल, यानी कि हर नए वर्ड के लिए, मतलब हर जिसकी ध्वनि किसी से मिल नहीं रही है, एक नया लेटर उठाएंगे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, अगर ध्वनि नहीं मिल रही है तो। और अगर मिल रही है तो जिससे मिल रही है उसके लिए जो लेटर इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। तो बेस्ट के लिए
किसी से राइम कर नहीं रहा है तो ए, बी और सी के बाद क्या आता है? डी। तो बेस्ट के लिए यहाँ लिखेंगे डी। उसकी अगली लाइन में है जेस्ट, जो कि बेस्ट से राइम कर रहा है, तो जो बेस्ट के लिए था वही जेस्ट के लिए, यानी कि डी। फिर अगली लाइन में है डाई, जो कि पीछे आए हुए आई से राइम कर रहा है, और आई के लिए क्या लिखा था आपने? सी। तो यहाँ आप लिख देंगे फिर से सी। और इस तरह से इस पूरे स्टेंजा की राइम स्कीम आपके सामने निकल के आएगी, ए बी सी डी टी सी। ठीक है, तो अगर आपसे ये स्टेंजा दे कि एग्जाम में कोई पूछे राइम स्कीम, तो आप यही राइम स्कीम लिख देंगे। ठीक है, इतना आपकी समझ में मैं उम्मीद करता हूँ आ ही गया होगा बिल्कुल अच्छे से। लेकिन हर कविता में राइम स्कीम होती नहीं है। आप पैब्लो नेरुडा की ये पोएम देखें जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इसका एक स्टैंजा दिया हुआ है। लास्ट वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि आपको पता ही है कि राइम स्कीम निकालने में उन्हीं की ज़रूरत है। तो कौन कौन से ये वर्ड्स हैं? वॉर्स, फायर्स, सर्वाइवर्स, क्लॉथ्स, देयर ब्रदर्स और नथिंग। यानी कि कोई भी एक दूसरे से राइम स्कीम नहीं कर रहा। अगर हम लिखना चाहें, ज़बरदस्ती राइम स्कीम निकालना चाहें, तो ए बी सी डी ई एफ जी, क्योंकि कोई एक दूसरे से राइम नहीं कर रहा, यानी कुछ भी रिपीट नहीं होगा। लेकिन ऐसे राइम स्कीम हम नहीं निकालते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और किसी कविता में 26 लाइन से राइम नहीं करी तो ऐसे आप राइम नहीं निकालेंगे। क्या कहेंगे उस कविता को? ये एक फ्री वर्स है, यानी फ्री वर्स की पोएम भी कह सकते हैं। फ्री वर्स है, मुक्त छंद जिसको हिंदी में कहते हैं। यानी यहाँ तुक नहीं है, तुकांत वाक्य नहीं है, तुक वाले शब्द नहीं है। तो बस ऐसे हम निकालते हैं राइम स्कीम, और ये होती है फ्री वर्स। और भी कई कविताएं हैं जिनमें फ्री वर्स होता है, जहाँ कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड एक दूसरे से राइम ना कराओ, लास्ट वाला, तो वहाँ हम कह देंगे ये फ्री वर्स है या फ्री वर्स की पोएम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये राइम स्कीम का मेरा वीडियो आपके कुछ काम आए, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊँ और आपके सर के ऊपर से गुजर जाए या आपको बिल्कुल कंफ्यूजिंग लगे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उम्मीद करूँगा मैं ये आपके काम आए, आपकी समझ में आए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहें।